दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वीडियो में। मैं अंकुश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर जो हमारा 3 है CDP का, आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में, इन्फ्लुएंसी ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आनुवांशिकता होती क्या है। आनुवांशिकता है मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगत गुणों का स्थानांतरण होता है वही हमारी आनुवांशिकता होती है। जैसे हम कहते हैं शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। इसमें क्या होगा, इसमें मतलब जो हमारे शारीरिक गुण होंगे, मानसिक गुण होंगे और सामाजिक गुण होंगे, मतलब जो भी हमारे ये गुण हैं अपने माता पिता से या उनके पूर्वजों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे हैं, वही हमारी आनुवांशिकता होती है। इसके बाद हम देखेंगे आनुवांशिकता का प्रभाव। जब हम आनुवांशिकता का प्रभाव की बात करते हैं तो आनुवांशिकता का प्रभाव हम पर तीन रूप में पड़ता है, जिसमें जैसे शारीरिक रूप में हमारी बुद्धि पर और हमारे चरित्र पर। यहाँ पर जैसे लिखा है कि आनुवांशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले शारीरिक बुद्धि पर, जो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो जैसे हम शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं, तो जैसे हम शारीरिक लक्षण की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बालक, कोई भी बालक है, उसके रंग रूप, आकार या शारीरिक गठन, उसकी ऊंचाई, इन सभी का निर्धारण होगा वह हमारे वंशानुक्रम गुणों के कारण होता है। मतलब जैसे हमारे रंग रूप हो गया, हमारे शारीरिक गठन हो गया, हमारी ऊंचाई होगी, ये सब इनके पीछे किसका योगदान है? हमारे वंशानुक्रम गुणों का योगदान रहता है। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि पर प्रभाव। मतलब जो आनुवांशिकता का जो प्रभाव है वह बुद्धि पर क्या प्रभाव है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक है गोडार्ड, उनका मत है कि जिन बालक के माता पिता मंद बुद्धि होंगे तो वह बालक भी मंद बुद्धि ही होंगे, और जिन बालक के माता पिता की बुद्धि तेज होगी तो वह बालक भी मानसिक रूप से क्या होंगे? बहुत तेज होंगे। क्योंकि जब हम किसी भी बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि को हम कैसे नापते हैं? अधिगम की योग्यता, समाजन की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में हम बुद्धि को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। तो अर्थात जब हमने बुद्धि की बात की तो वंशानुक्रम का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब जो हमारे माता पिता हैं, अगर वह मंद बुद्धि हैं तो उनके बालक भी मंद बुद्धि होते हैं, और अगर हमारे माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होते हैं। इसके बाद तीसरा आता है जो आनुवांशिकता का प्रभाव है, वह है चरित्र पर प्रभाव है। इसमें एक वैज्ञानिक का मत है, डल्डेन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो माता पिता हैं उनका जैसा चरित्र होगा ऐसा ही चरित्र बच्चे का भी होगा। मतलब जो माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। बच्चा अब अपना चरित्र विकास माता पिता की देखरेख में ही करता है, और जैसे जैसे वह अपने माता पिता को देखता है ऐसे ऐसे उसी के चरित्र का निर्माण भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो है वातावरण। तो सबसे पहले हम वातावरण होता क्या है? वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्द परि एवं आवरण से मिलके बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला या चारों ओर से ढका हुआ। पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण है। अर्थात जब हमने पर्यावरण की बात की तो हमने देखा कि पर्यावरण क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ हुआ हमारा क्या है कि चारों ओर से, जो हमारे चारों ओर है, और आवरण है जो ढका हुआ है। मतलब हमारे हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वह सब क्या है? पर्यावरण है, जिनका प्रभाव हम पर क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वातावरण है उसका क्या प्रभाव है। जब हम वातावरण के प्रभाव की बात करते हैं, इनके कुछ पॉइंट है जिनको हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रभाव आता है वह है शारीरिक अंतर का प्रभाव।
तो व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब कहने का बात यह है कि जो कोई भी बालक होगा या कोई भी बच्चा होगा, उस पर उसके वंशानुगत का सीधा सा प्रभाव शारीरिक रूप से पड़ेगा, लेकिन वातावरण का प्रभाव भी उसमें निश्चित रूप से देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं तो उनका कद छोटा होगा, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा प्रभाव देखते हैं कि वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। अब व्यक्तित्व पर प्रभाव, तो वातावरण का जो दूसरा प्रभाव है व्यक्तित्व पर प्रभाव, उसको देखते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है, जैसे कि हमारे आसपास देखने को मिलता है, जिसमें निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वंशानुक्रम की अपेक्षा जो हमारा वातावरण है वह किसी व्यक्ति को बनाने और बिगाड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम पाते हैं कि कोई भी इंसान हो, अगर वह कठिन परिश्रम करता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो सफलता जो प्राप्त होगी वह उसके पीछे उसके माहौल, उसका वातावरण कैसा है, उस चीज़ पर निर्भर करता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है मानसिक विकास पर प्रभाव। एक हमारे मनोवैज्ञानिक है गोल्डन, उनका मत था कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मतलब अगर किसी बालक को सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अच्छा नहीं मिलता तो उसकी मानसिक विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। उन्होंने यह जो अपना ये सिद्धांत दिया, यह इस चीज़ पर निर्भर किया। इन्होंने एक उदाहरण पेश किया इसमें कि नदी के किनारे रहने वाले कुछ बच्चों पे इन्होंने अपना अध्ययन किया। उस अध्ययन पे पाया कि जो बच्चे नदी के किनारे रहते थे उनका वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभाव से वह दूर थे। तो अध्ययन में पाया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। मतलब जो बच्चे नदियों के किनारे थे वहाँ का माहौल गंदा था, तो उनका मानसिक विकास पर भी उस प्रकार का प्रभाव पड़ा और वह उनका मानसिक विकास समाज के अच्छी लोगों की तरह नहीं हो पाया। इसके बाद आता है हमारा बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। अर्थात मतलब जैसा हमारा समाज होगा ऐसा ही हमारा शारीरिक विकास होगा, ऐसा ही हमारा मानसिक विकास होगा और ऐसा ही हमारा सामाजिक के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी ऐसा ही होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, एक जंगल का उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर होता क्या है कि एक बालक को एक भेड़िया बचपन में उठा के ले जाता है। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो लगभग जब वह बालक 11 से या 12 वर्ष की आसपास की आयु का होता है, लगभग 1799 के आसपास की बात है ये, तो उस बालक को वहाँ के जो शिकारी लोग थे वो उसको देख लेते हैं या उसको वहाँ से ले के आते हैं। तो वह पाते हैं कि वह बालक बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करता है। उसका खाना पीना भी ऐसा ही है, कच्चा मांस खाता है और पशुओं के बीच रहकर मतलब पशुओं जैसा ही व्यवहार उसका हो जाता है और उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं होती है। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने में सब जितने भी प्रयास किए गए थे सब के सब हमारे विफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो हमारा सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, सब का सब हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है हमारा आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। आनुवंशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी अधिक लाभकारी है कि हमें समझे कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम सर्वाधिक
संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी अनुमानसिकता है उससे क्या होता है, उससे हमें अधिकतम ऊंचाई मिल सकती है, लेकिन उस अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या है, वातावरण का जो हमारा माहौल है उसको बिल्कुल उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित अधिकतम जो सीमाएं हैं उसको हम छू सकते हैं। इसके बाद आता है बालक के संपूर्ण व्यवहार की संतुष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। अगर बालक का जो संपूर्ण व्यवहार है वह किन दो चीज़ों पर टिका है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर। जब एक शिक्षक अधिक अच्छे से अच्छा माहौल बनाकर अच्छे से अच्छा माहौल बनाएगा तभी वह बालक के संपूर्ण व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा की जो हमारी कोई सी भी योजना होगी उसमें क्या होगा, किसी भी योजना में, चाहे वह पाठ योजना होती है, चाहे हमारी कोई सी भी योजना हो, उसमें हम वातावरण और वंशानुक्रम को एक दूसरे से अलग रखकर नहीं बना सकते। चौथा जो हमारा पॉइंट आता है, शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है। जो हमारा शारीरिक विकास है और मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। जिनका मानसिक विकास अच्छा होगा उनका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, जिससे उसकी शिक्षा भी अच्छी हो पाएगी। अब पांचवा पॉइंट है जो बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती हैं। तो बच्चे के बारे में जो आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित जानकारियां हैं, ये जानकारी जब शिक्षक को प्राप्त होगी तो जो उसकी सामने समस्याएं हैं उसके कि मानसिक विकास को लेकर, शारीरिक विकास को लेकर, संवेगात्मक विकास को लेकर, तो उनको एक अध्यापक बहुत अच्छे से समझ सकता है और उन समस्याओं को दूर कर सकता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट का पॉइंट नंबर 6, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के बाद वातावरण को बच्चे के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो यहाँ पर देखा कि वंशानुक्रम और वातावरण से जो बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है उसके अनुरूप क्या कर सकता है, एक शिक्षक वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बना सकता है। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि आनुवांशिकता और वातावरण सबसे पहले क्या क्या होते हैं, फिर इनका प्रभाव क्या है और इसके बाद इनका शैक्षिक महत्व क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।